ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजेन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पभूयां हिताय। बोलो देवादिदेव एक हजार श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जित्याकुल शिरोमणि आचार्य से समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि व्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में हम सभी ने जो विषय देखे थे उस विषय में थोड़ा सा अग्रसर होते हैं। हाँ, कल हमने प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध उदय उदीरना उपशम उपशम के दो भेद नया विषय आया था अंतकरण रूप उपशम सद्वस्था रूप उपशम। तो शब्द हमने बहुत बार पढ़ा था, लेकिन व्याख्या में आगामी काल में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं के आगे पीछे उदय आने योग्य होने को अंतःकरण रूप उपशम, सद्वस्था रूप उपशम, वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने वाले को सद्वस्था रूप उपशम कहते हैं। क्षय किसे कहते हैं? कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं। क्षोभशम वर्तमान निषेध के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय में आने वाले निषेकों का सद्वस्थारूप उपशम, ऐसी कर्म की अवस्था को क्षोभशम कहते हैं। निषेक स्पर्धक वर्गना वर्ग अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति उदयाभावी क्षय उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण समय प्रबद्ध गुण हानि और गुण हानि आयाम नाना गुण हानि, इस विषय में चर्चा हमने की थी। अब जो है अन्योन्याभ्यस्त राशि किसे कहते हैं उसको हम समझते हैं। नाना गुण हानि के प्रमाण की दुगना कर परस्पर गुना करने से जो गुणनफल होता है उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 6 दुए मांड कर परस्पर गुना करने से 64 होते हैं, तो अन्योन्याभ्यस्त राशि का परिमाण ही 64 होता है। ये अन्योन्याभ्यस्त राशि। अंतिम गुण हानि का परिमाण किस प्रकार से निकालना चाहिए? तो एक घाट अन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग समय प्रबंध में देने से अंतिम गुण हानि का द्रव्य का प्रमाण निकलता है। तो 6300 में एक घाट 63 का भाग देने से 100 आए, सो अंतिम गुण हानि का द्रव्य 100 होगा। तो इसके कारण से कल एक दीदी पूछ रही थी कि 6300 और 6400 जो होना चाहिए, तो ये 6300 में एक घाट निकाला तो उसका भाग देने से 100 हुआ, तो ये अंतिम गुणहानि 100 होगी। फिर इसको दुगना करेंगे 200 400 800 1600 3200 6400, इस तरह से ये निकल कर आएगा। तो जो 6300 राशि हमने पकड़ी हुई है वो 6300 की राशि इसी तरह से आएगी। ठीक है। इसके लिए एक निधि दीदी की पीडीएफ है, वो 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसमें सारा विषय जो है लगभग हमारा क्लियर हो जाएगा। निधि दीदी जी। हम्म,
हाँ, यहाँ पर देखिए, अब जो है 32, 16, 8, 4, 2 और 1, अब ये गुण हानि आयाम जो है, ये गुण हानि आयाम को 8 समय में हमने लिया है। तो 48 समय में 6 गुण हानि, तो एक समय में कितनी? तो 48 को 6 का भाग दिया तो उत्तर आएगा 8। तो ये जो है 48 समय में 6 गुणहानि हुई, तो एक समय में कितनी हुई? तो वहां पर जो है वो 48 समय में 6 गुणहानि, तो एक समय में 8 गुणहानि होगी। तो एक गुणहानि के 8 समय, तो एक गुणहानि का आयाम जो है उसको गुणित करेंगे 6 गुणहानि से, तो 48 होगा। गुणहानियों के समूहों की नाना गुणहानि, यहाँ 6 जो है वो गुणहानि का समूह है। निषेक मतलब कितने कम करेंगे, जैसे गुणहानि में 32 कम, गुणाकार रूप से कम होता है तो गुणहानि में 1, तो पांचवे में 2 और चौथे में 4। फिर एक गुणहानि के जितने समय है वो गुणहानि आयाम कहलाता है। तो 8 समय की एक गुणहानि, एक गुणहानि आयाम अंतर्मुहूर्त का होता है। यदि मानो 60 वर्ष की आयु मिली, तो 60 वर्ष में जितने अंतर मुहूर्त होंगे उतनी गुणहानि होगी। तो वो नाना गुणहानि होगी, क्योंकि उतने अलग 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 अंतर मुहूर्त को ले रहे हैं। और एक अंतर मुहूर्त में जितने समय होंगे उतने गुणहानि आयाम कहलाएंगे। अन्योन्याभ्यस्त राशि का जो अभी यहाँ प्रश्न आया, अन्योन्याभ्यस्त राशि जितनी नाना गुणहानि है उतनी बार दो की संख्या को गुना करेंगे। जैसे 6 बार है तो दो 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 ऐसे गुणित हम करेंगे, तो ये 64, ये अन्योन्याभ्यस्त राशि है। 6 गुणहानि थी इसलिए 6 बार 2 को रखा। तो छठवीं गुणहानि का 100 प्रमाण कैसे निकलेगा? तो 64 - 1, ये 63, इसलिए यहाँ पर 6300 लिया था। तो 63 को हमने 63 का भाग दिया तो ये 100 आया। तो फिर जो 63 आया उसको हम समय प्रबंध में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो इस प्रकार से ये 6300 का प्रमाण यहाँ पर आता है। ये 3200 दुना 6400 ऐसा नहीं गिनना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले ही उसको 63 से पकड़ रखा है। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न में जो पहला ही गुणहानि है, तो गुणाकार रूप हीन द्रव्य जिसमें पाए जाते हैं उसे गुणहानि कहते हैं। जैसे किसी जीव ने एक समय में 6300 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबंध का बंद किया, तो ये परमाणु 6300 लिए, उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी। तो 6300 परमाणु है और समय कितने? 48। तो उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुण कितने होंगे? 6। तो उसमें प्रथम गुण हानि के परमाणु 3200, दूसरे 1600, तीसरे 800, चौथे 100, पांचवे 200 और छठवे 100। यहाँ उत्तर उत्तर गुण हानियों में गुणाकार रूप हीन परमाणु द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए इसको गुण हानि कहते हैं। अब सिर्फ इतना ही वो प्रश्न है कि 6400 के आधे 3200 होते हैं, तो ये 6300 के आधे 3200 नहीं हो रहे हैं। तो हमने वो परमाणु 6300 पकड़े, समय 8 पकड़े, तो 48 समय पकड़े, तो गुण हानियों का समूह 6 रूप में हुआ। तो वहां पर जो होगा 63 को हमें क्या करना पड़ेगा? 6300 को 100 का भाग दिया तो एक 63 होगा। तो उसमें जो सबसे अंतिम गुणहानि होगी छठवीं, वो 100 की होगी। तो 100 को दुगना 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 करते जाएंगे तो वो फिर 3200 होगा। और उसके बाद वो जो है तो वो हम वहां पर 6300 ले लेंगे। तो एक गुणहानि के समय के समूह को गुणहानि आयाम कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 48 समय की स्थिति में 6 गुणहानि थी, तो 48 में से 6 का भाग दिया तो प्रत्येक गुणहानि का परिमाण 8 आया। यही गुणहानि आयाम कहलाता है। तो पहले गुणहानि हुई, गुणहानि मतलब आधे 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 मतलब गुणित क्रम से, ये आधा आधा ही मतलब मत पकड़ना, गुणित क्रम से हानि होते हुए, गुणित क्रम से। तो एक वहां पे कोई तो भी क्रम होना चाहिए, इसलिए उसको आधा आधा लिया, तो इतने गुणित हानि है। और वो गुणहानि आयाम क्या है? कितनी बार हुआ, ठीक है ना। 6 गुणहानि थी तो 6 भाग देने से कितना हुआ?
48 में 6 प्रकार की गुणहानि, 6 बार गुणहानि हुई, तो 6 हुई तो एक बार में कितनी, तो ये गुणहानि आयाम, एक बार जो है वो गुणहानि आयाम। तो 6 का भाग देने से प्रत्येक गुणहानि का परिणाम 8 आया, तो यही गुणहानि आयाम कहलाया। नाना गुणहानि, नाना गुणहानियों के समूह को, मतलब गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। जैसे 8-8 समय की 6 गुणहानियां हो गई, तो 8-8 समय की 6 हो गई तो 48, यही 6 की संख्या नाना गुणहानि का परिमाण हुआ। अन्योन्याभ्यस्त राशि किसे कहते हैं, नाना गुणहानि के प्रमाण की दुगुना कर परस्पर गुना करने से गुणनफल होता है, तो अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 6 दुए मांडे, हमने 2 2 2 6 बार मांडे, तो 2 2 2 को 6 बार यदि गुना किया तो उत्तर आता है 64। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि का परिमाण कितना होगा, 64 होगा, क्योंकि वो 6 बार हो रहा है। अंतिम गुणहानि का परिमाण निकालना है, तो एक घाट अन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग समय प्रबंध में देने से अंतिम गुणहानि द्रव्य का परिमाण निकलता है। तो 6300 में एक घाट 63 का भाग दिया, उसमें 100 उत्तर आया, तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य 100 होगा। ठीक है, कल जो प्रश्न हुआ था, तो अन्य गुण हानियों के द्रव्य का परिमाण किस प्रकार निकालना है, तो अंतिम गुण हानि के द्रव्य को प्रथम गुण हानि पर्यंत दूना दूना करने से अन्य गुण हानियों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। तो जैसे 100 हुआ, 100 से दुगने 200, 400, 800, 1600, 3200, इस कारण से वो 3200 ऐसा आया, 6400 के आधे नहीं आए, ये 100 को दुगना दुगना करते हुए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक गुणहानि के प्रथम आदि समयों में द्रव्य का परिमाण किस प्रकार होता है, तो निषेक हार को चय से गुना करने से प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है। निषेक हार को चय से गुना करने से प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है, और प्रथम समय के द्रव्य में से एक एक चय घटाने से उत्तर उत्तर समयों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। जैसे निषेकहार 16 को चय 32 से गुना करने पर प्रथम गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य 512 होता है, और 512 में से एक चय अर्थात 32 32 घटाने से दूसरे समय में द्रव्य का परिमाण 480, तीसरे का 448, चौथे का 416, पांचवे का 384, छठे का 352, सातवें का 320, आठवें का 288। इसी प्रकार द्वितीयाधिक गुण हानियों में प्रथमाधिक समयों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। तो चय मतलब एक जो निश्चित राशि हमने कर ली है, और निषेक हार मतलब जो निषेक हमने बनाए थे। ठीक है, तो ये चय की संख्या मतलब एक निश्चित राशि का चयन वहां पर हुआ है। अब निषेक हार किसे कहते हैं, गुणहानि आयाम से दुने दुने परिमाण को निषेक हार कहते हैं। जैसे गुणहानि आयाम 8 से दुने 16 निषेक हार कहलाते हैं, मतलब गुणहानि आयाम से दुने। चय किसे कहते हैं, श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि व समान वृद्धि के परिमाण को चय कहते हैं। ये एक निश्चित राशि हमने पकड़ी, जैसे हमने ध्रुवहार कहा था ना अवधि ज्ञान पढ़ते हुए, तो ध्रुवहार मतलब एक निश्चित ध्रुव संख्या का, हार मतलब भागाकार देते जाना। तो चय मतलब निश्चित व्यवहार जो गणित है उसमें हानि करते हुए चलना या फिर वृद्धि करते हुए चलना, उस परिमाण को चय कहते हैं। इस प्रकरण में चय का परिमाण निकालने की रीति क्या है, तो निषेक हार में एक अधिक गुणहानि का आयाम प्रमाण जोड़कर आधा करने से जो लब्ध आवे उसको गुणहानि आयाम से गुना करे। ध्यान से देखो, निषेक हार में एक अधिक गुणहानि आयाम का प्रमाण जोड़कर, निषेक हार है उसमें एक अधिक गुणहानि का आयाम जोड़ना है, उसको आधा करना है, जो लब्ध प्राप्त होगा उसको गुणहानि आयाम से गुना करना है। इस प्रकार गुना करने से जो गुणनफल होगा उसका भाग विवक्षित गुणहानि के द्रव्य में देने से विवक्षित गुणहानि के चय का परिमाण निकलता है। अब व्याख्या पढ़ी, समझ में नहीं आया, उदाहरण देखो। निषेक हार मान लो 16 है, तो 16 में एक अधिक गुणहानि आयाम 9 जोड़ा, तो 16 में 9 जोड़ने से कितने हुए 25, 25 के आधे कितने हुए 12.5, तो 12.5 गुणहानि को 8 आयाम से गुना करने से कितने हो जाएंगे 100 होते हैं।
इस 100 का भाग विवक्षित प्रथम गुण हानि के द्रव्य 3200 में देने से प्रथम गुण हानि संबंधी चय 32 आया। तो ये इस तरह से 3200 आया, वहां पर 63 से आधा नहीं आया। इस प्रकार द्वितीय गुण हानि के चय का परिमाण 16, तृतीय का 8, चतुर्थ का 4, पंचम का 2 और अंतिम का 1 होगा, मतलब आधा आधा होगा। तो निषेधार 16 में से एक अधिक गुणहानि आयाम 9 जोड़ा। तो गुणहानि आयाम हमारा 8 था, लेकिन क्या कह रहे, एक अधिक। तो एक अधिक 8 में गुणहानि आयाम 8 बार हुआ था, तो उसमें एक जोड़ा तो 9। तो 16 में 9 जोड़े तो 25, 25 के आधे 12.5। तो 12.5 को गुणहानि आयाम हमारा 8 है, उससे गुणित करना है तो 100 हो जाएंगे। तो 100 का भाग विवक्षित प्रथम गुणहानि के द्रव्य 3200 में देने से प्रथम गुणहानि संबंधी चय 32 आया। इस प्रकार द्वितीय गुणहानि के चय का परिमाण 16, तृतीय का 8, चतुर्थ का 4, पंचम का 2 और अंतिम का 1 जानना। तो यहाँ पर देखो, ये जो 3200 का है 8 गुणानी, यहाँ पर देखो प्रत्येक में 32 32 32 कम होते जाएंगे। जो 1600 आया, इसमें 16 16 16 ऊपर ऊपर कम होते जाएंगे। फिर जो तीसरे में 800 आया, तो इसमें 8 कम कम होते जाएंगे। फिर 4 कम होते जाएंगे 400 में, क्योंकि 8 के आधे 4 कम कम होते जाएंगे। फिर पांचवे में 200 है, तो उसमें 2 कम कम होते जाएंगे। और छठवें में 1 कम कम होते जाएगा। इस प्रकार से देखो, पहले इसमें लिखा है 32 कम, फिर 16 कम, फिर 8 कम, फिर 4 कम, फिर 2 कम, फिर 1 कम। इस प्रकार से ये गुण हानि आयाम के 8 समय यहाँ पर जोड़े जाएंगे। ऐसे इसको हमें समझना है। ठीक है। हम्म। अब ये जो पीडीएफ है, ये पिछले वर्ष आपके पास आई है, ये पेज मैं फिर से आपके पास भेज देता हूँ। बहुत अच्छा बनाया निधि दीदी ने, तो उसका उपयोग करके आप इसको समझेंगे। अब अनुभाग की रचना का क्रम क्या है? तो द्रव्य की अपेक्षा से जो रचना ऊपर बताई गई है, उसमें प्रत्येक गुण हानि के प्रथम आदि समय संबंधी द्रव्य को वर्गना कहते हैं। फिर से, द्रव्य की अपेक्षा से जो रचना ऊपर बताई गई है, उसमें प्रत्येक गुण हानि के प्रथम आदि समय संबंधी द्रव्य को वर्गना कहते हैं। और उन वर्गनाओं में जो परमाणु है, उनको वर्ग कहते हैं। प्रथम गुण हानि का प्रथम वर्गना में 512 वर्ग है। उनमें अनुभाग शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद समान है, और वे द्वितीयादि वर्गनाओं के वर्गों के अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा सबसे न्यून अर्थात जघन्य है। द्वितीयादि वर्गनाओं के वर्गों में एक एक अविभागी प्रतिच्छेद की अधिकता के क्रम से जिस वर्गना पर्यंत एक एक अविभागी प्रतिच्छेद बढ़े, वहां तक की वर्गनाओं के समूह का नाम एक स्पर्धक है। जिस वर्गना के वर्गों में युगपत अनेक अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि होकर प्रथम वर्गना के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या दूनी संख्या हो जाए, वहां से दूसरे स्पर्धक का प्रारंभ समझना। इस प्रकार जिन जिन वर्गनाओं के वर्गों में प्रथम वर्गना के वर्गों के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या तिगुने चौगुने आदि अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, वहां से तीसरे चौथे आदि स्पर्धक प्रारंभ समझना। इस प्रकार एक गुण हानि में अनेक स्पर्धक होते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर 3200 में, यहाँ पर क्या करना है, 3200 से हम यहाँ पर घटते 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 ये जो है ऊपर ऊपर संख्या जा रही है। ठीक है ना। तो ऐसे ये जो संख्या है, इसमें जो 32 को हमने क्या कर लिया था, यहाँ पर एक प्रमाण मान लिया था, और उसको घटाते घटाते 16 गुणित 32, तो ये कितनी हो गई थी, 512। फिर 16 गुणित 16 256, ये संख्या हम लेते जा रहे हैं। तो 3200 से जैसे संख्या 1600 पे आ गई, फिर 800 पे आ गई, 400 पे आ गई, 200 पे आ गई, 100 पे आ गई, तो वहां पर वो स्पर्धक स्पर्धक नाम प्राप्त होगी। उसका नाम क्या होगा, स्पर्धक। उसको हम स्पर्धक कहेंगे। अब इसको फिर से एक बार देखो, द्रव्य की अपेक्षा से जो रचना ऊपर बताई गई है, उसमें प्रत्येक गुण हानि के प्रथम आदि समय संबंधी द्रव्य को वर्गना कहते हैं।
जो पहले समय में कार्बन वर्गनाओं को बांधा है, प्रथम समय में, उसको वर्गना। और उन वर्गनाओं में जो परमाणु है उनको वर्ग कहते हैं। वो जितनी बांधी है, जितने परमाणु उसमें, उन परमाणुओं को वर्ग कहते हैं। प्रथम गुण हानि की प्रथम वर्गना में 512 वर्ग है। अभी यहाँ पर 512 लिया था संख्या, 16 गुणित 32। उनमें अनुभाग शक्ति के अविभाज्य प्रतिच्छेद समान है, और द्वितीय आदि वर्गनाओं के वर्गों के अविभाज्य प्रतिच्छेदों की अपेक्षा सबसे न्यून अर्थात जघन्य है। उससे जो आगे का है उसमें वो न्यून हो जाएगा। तो द्वितीय आदि वर्गनाओं के वर्गों में एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद की अधिकता के क्रम से जिस वर्गना पर्यंत एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़े, वहां तक की वर्गनाओं के समूह का नाम एक स्पर्धक है। और जिस वर्गना के वर्गों में युगपत अनेक अविभाज्य प्रतिच्छेदों की वृद्धि होकर प्रथम वर्गना के वर्गों के अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या दूनी संख्या हो जाए, वहां से दूसरे स्पर्धक प्रारंभ समझना। इस प्रकार जिन जिन वर्गनाओं के वर्गों में प्रथम वर्गना के वर्गों के अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या से तिगुने चौगुने आदि अविभाज्य प्रतिच्छेद होते, वहां तीसरे चौथे आदि स्पर्धक प्रारंभ समझना। इस प्रकार गुण हानि में अनेक स्पर्धक होते हैं। मतलब जो 100 से चले थे 200 वो स्पर्धक, 400 स्पर्धक, 800 स्पर्धक, 1600 स्पर्धक, 3200 स्पर्धक, ये इस तरह से पकड़ते चलना। और ऊपर ऊपर जो संख्या उसमें दी है वो वर्गना है, और उन वर्गनाओं में जितने परमाणु है उतने वर्ग है, ऐसे समझना। ठीक है। अब एक बार में समझ में नहीं आएगा, ये जो चार्ट है ये आपके पास आ जाएगा, तो इन दोनों का आप थोड़ा सा घटित करके देखना, तो आपको विषय समझ में आ जाएगा। अब देखो अगला विषय कह रहे हैं, आश्रव किसे कहते हैं। बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। आश्रव किसे कहते हैं, बंध के कारण को। हमने पढ़ा था काय वांग मन कर्मयोग स आश्रव, वही योग आश्रव है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बंध के कारण को आश्रव कह रहे हैं, जो बंध का कारण है। तो आश्रव के बंध, आश्रव के कितने भेद हैं, प्रश्न किया, आश्रव के कितने भेद, उत्तर दे रहे हैं 4 है। द्रव्य बंध का निमित्त कारण, द्रव्य बंध का उपादान कारण, भाव बंध का निमित्त कारण, और भाव बंध का उपादान कारण। देखो एक नया विषय, विषय वही है लेकिन एक अलग भाषा में यहाँ पर समझा रहे हैं। कारण किसे कहते हैं, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कार्य जिस कारण से हो रहा है उसको कारण कहते हैं। कारण के कितने भेद हैं, कारण के 2 भेद हैं, एक समर्थ कारण, दूसरा असमर्थ कारण। समर्थ कारण किसे कहते हैं, प्रतिबंध का अभाव होने पर सहकारी समस्त सामग्रियों के सद्भाव को समर्थ कारण कहते हैं। प्रतिबंध का अभाव होने पर मतलब उसका प्रतिबंध नहीं हो सकता है, तो उसके लिए सहकारी जितनी भी सामग्री का सद्भाव हो रहा है वो समर्थ कारण। समर्थ कारण के होने पर अनंतर समय में कार्य की उत्पत्ति नियम से होती है। जैसे रुजुगति सिद्धालय में प्राप्ति में समर्थ कारण है, ये रुजुगति। असमर्थ कारण, भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्री को असमर्थ कारण कहते हैं। असमर्थ कारण कार्योत्पत्ति में नियामक नहीं है। जैसे सिद्धालय की प्राप्ति में 11वां गुणस्थान असमर्थ कारण है। 11वें गुणस्थान में गए मतलब अब वो सिद्धत्व को जाएंगे जाएंगे नहीं, यह भी असमर्थ कारण है, समर्थ नहीं है। 12वें में गया समर्थ कारण है। ठीक है, उसको कहेंगे। अच्छा, प्रत्येक रुजुगति समर्थ कारण नहीं है, लेकिन जो सिद्ध गति होगी वो रुजुगति से ही होगी, इसलिए रुजुगति उसके लिए समर्थ मानी गई है। सहकारी सामग्री क्या है, तो सहकारी सामग्री के 2 भेद किए, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण किसे कहते हैं, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता किंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र, ये क्या है, निमित्त कारण। मतलब ये स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमन रहा है, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में सहायक जरूर है। कुंभकार के बिना घट का निर्माण नहीं होगा, दंड भी चाहिए, चक्र भी चाहिए।
ये निमित्त कारण है। उपादान कारण, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट के निर्माण में, घट की उत्पत्ति में मृतिका मतलब मिट्टी। अनादिकाल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। मतलब जो मारीचिका जीव है वो मारीचिका जीव आगे आगे चला आ रहा है, तो अनादि काल से द्रव्य के पर्यायों का प्रवाह हो रहा है, उनकी पर्याय बदल रही है, तो उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उसका कार्य है। तो मरीचि के जीव ने काम गलत किए, तो उत्तरवर्ती पर्याय दुख में लेके गई, उनको दुख में लेके गई, दुख में लेके गई, नरक तिर्यंच दुख में लेते जा रही है। लेकिन जैसे ही भील के पर्याय में उन्होंने एक संयम को धारण करके एक प्रण ले लिया, एक संकल्प ले लिया, और देखो कौवे के मांस के त्याग का संकल्प भी कितना बड़ा संकल्प बना कि वह मांसाहार त्याग के बराबर संकल्प में गर्भित हो गया और वह उपादान कारण बन गया। किसमें? वो अनंतर उत्तर महावीर जो पर्याय उनको प्राप्त हुई उसमें। मतलब पूर्ववर्ती पर्याय उपादान कारण है, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य होता है। ठीक है। अब वो जो बंध है वो दो प्रकार से और बता रहे हैं। द्रव्य बंध किसे कहते हैं? कार्बन स्कंध रूप पुद्गल द्रव्य में आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा होने के शक्ति को द्रव्य बंध कहते हैं। मतलब कार्मान वर्गनाएं कर्म रूप परिणत हो रही है, तो ये कर्म रूप परिणत कौन हो रही है? कार्मान वर्गनाएं। तो वो एक क्षेत्रावगा मतलब आत्मा का जितना क्षेत्र है, भाई कर्म आए तो आत्मा का आकार बढ़ेगा नहीं, जितना आकार है उतना ही रहेगा, और उतने में ही वो एक क्षेत्रावगा होगा, वो द्रव्य बंध है। भावबंध, आत्मा के योग और कषाय रूप भावों को भावबंध कहते हैं। मन वचन काय और जो क्रोध मान माया लोभ कषाय है, इनके रूप भावों को भावबंध कहते हैं। द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या है? आत्मा के योग और कषाय रूप परिणाम द्रव्य बंध के निमित्त कारण हैं। कौन कौन? आत्मा के योग और कषाय रूप परिणाम द्रव्य बंध के निमित्त कारण हैं। क्या होगा इसमें? द्रव्य बंध के निमित्त कारण काय वांग मन कर्म योग। जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उससे जो आत्मा में परिस्पंदन होता है वह द्रव्य बंध है। और कषाय रूप परिणाम द्रव्य बंध के निमित्त कारण है। द्रव्य बंध का उपादान कारण क्या है? बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख कार्बन स्कंद को द्रव्य बंध का उपादान कारण कहते हैं। बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख कार्बन स्कंद को द्रव्य बंध का उपादान कारण कहते हैं। वो कर्म कौन बदलेंगे? कार्बन वर्गनाएं कर्म रूप परिणत होंगी, तो वो कार्मान वर्गनाएं जो है, वो कार्मान स्कंद जो है वो उपादान कारण है। लेकिन उसमें निमित्त क्या बन रहा है? आत्मा के परिणाम, वो कषाय रूप परिणाम। भावबंध का निमित्त कारण उदय तथा उदीर्णा अवस्था को प्राप्त पूर्वबद्ध कर्म भावबंध का निमित्त कारण है। मतलब जो पूर्व में बंधे हुए कर्म थे वो उदय में आए या उदीर्ण में, मतलब समय से पहले उदय में आ गए, तो वो जो उदीर्णा हो रही है, तो उदीर्णा में भी कल दीदी ने कहा था ना कि अनुभव होगा, तो उससे जो अनुभव हमको हो रहा है पूर्वबद्ध कर्मों का, उसमें वो क्या है? वो भावबंध का निमित्त कारण है। उसमें हमने हमारे परिणाम शांत करे तो अगले जो कर्म है वो बंधेगे नहीं, और परिणाम हमारे विचलित हो गए तो और नए कर्म का बंध हो जाएगा। भावबंध का उपादान कारण क्या है? भावबंध के विवक्षित समय से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भावबंध का उपादान कारण कहते हैं। भावबंध के विवक्षित समय से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भावबंध का उपादान कारण कहते हैं। तो भावबंध में विवक्षित समय से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की परिणाम, मतलब आत्मा की पर्याय, वहां पर जिसने वो कषाय किए थे
वो भाव बंध का उपादान कारण है, क्योंकि उन्हीं परिणामों से भाव बंध हुआ, वो उनका उपादान कारण हुआ। भावाश्रव किसे कहते हैं? द्रव्य बंध के निमित्त कारण अथवा भाव बंध के उपादान कारण को भावाश्रव कहते हैं। द्रव्य बंध किस कारण से हुआ? द्रव्य बंध हुआ द्रव्य बंध के जो निमित्त थे, क्या? जीव के राग द्वेष रूप परिणाम। और वो ही राग द्वेष रूप परिणाम भाव बंध के उपादान कारण है। एक जगह वही निमित्त कारण है, एक जगह वही उपादान कारण है, क्योंकि उन्हीं राग द्वेष रूप परिणामों से भाव बंध हो रहा है। तो वो ही भावाश्रव है। द्रव्य बंध का निमित्त कारण और भाव बंध का उपादान कारण, ये भावाश्रव इसको कहलाता है। द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? द्रव्य बंध के उपादान कारण अथवा भाव बंध के निमित्त कारण। अब जो द्रव्य बंध का उपादान कारण है, क्या? कारमान वर्गना। और भाव बंध का निमित्त कारण क्या है? वो जो कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिणत हो रही है, उसका निमित्त कारण है, वो कहलाता है द्रव्याश्रव, क्योंकि वो बंधा इसलिए हम वैसे परिणाम कर रहे हैं। तो ये द्रव्याश्रव हुआ। इस प्रकार से इससे ज्यादा नहीं लेते हैं, विषय आगे भी है, लेकिन क्या होगा, बहुत सारा लेंगे तो वो लोड हो जाएगा। तो आज ये 418 तक लेते हैं, इसके आगे हम कल की कक्षा में समझेंगे। किसी के कुछ प्रश्न है क्या? क्या बात है, एक भी प्रश्न नहीं आज? इसका मतलब या तो समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। निधि दीदी बोलो। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। भैया, इसमें जो ये भावबंध और द्रव्य बंध का निमित्त उपादान आदि कारण बता रहे हैं, तो हम्म। इसके शब्द तो बड़े क्लिष्ट से लग रहे हैं। अब जैसे ये 415 वाला है, द्रव्य बंध का उपादान कारण क्या है, तो बंद होने के पूर्व क्षण यानी विसर्ग सोपचय कार्बन परमाणु हो गए, तो में बंद होने के सम्मुख कार्बन स्कंद को द्रव्य बंध कहते हैं। ये ऐसी डेफिनेशन लिखने में तो बड़ा कठिन लग रहा है, ये कैसे लिखेंगे इसको? नहीं, अब अब देखो, इसमें हम हमें तो क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले रटना पड़ेगा। भैया, टाइम जैसे कहाँ है? हमें टाइम नहीं है तो ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे आपके लिए कि भाई ये प्रश्न अत्यावश्यक है, उसको आपको समझाएंगे। तो इतना एक बार हो जाने दो। आज एक दीदी का फोन आया था, दो चार दीदी बात कर रही थी कि भैया आईएम पे लगाओ। मैं बोला अभी 6 साल, 7 साल से या 8 साल से हम पढ़ रहे हैं, और प्रतिवर्ष हम ले रहे, तो आज तक तो आईएम पे नहीं बताया, ना ही इस वर्ष बताएंगे। लेकिन एक विषय ऐसा देंगे कि भाई ये प्रश्न जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उन प्रश्नों को तो हमें याद करना ही करना है। तो वैसा कुछ विषय लेके फिर समझेंगे। अब ये जो विषय है, अभी आपने आज पढ़ा है, इसको एक दो बार थोड़ा रिवीजन करेंगे ना। जैसे आप 415 की बात कर रहे, बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख कार्बन स्कंद को, तो ये द्रव्य बंध का उपादान कारण है। तो पहले तो हमें यदि उपादान कारण याद हो गया ना, कि वही उपादान कारण मिट्टी ही घड़ा बनती है, तो यहाँ पर ये सीधी सीधी बात है कि कारमान वर्गनाए स्कंद बनते हैं। तो हम इसको अपनी भाषा में भी तो लिख सकते हैं ना, कि कारमान वर्गनाए जो कर्म बन रही है, वही द्रव्य बंध का उपादान कारण है। वो शब्दशः वैसी आए जरूरी नहीं ना, लेकिन मतलब उसका कंटेंट नहीं बदलना चाहिए दीदी। हाँ हाँ भैया। ठीक है। तो हम ठीक है। इसको पढ़ के, जो हमने जो पूर्वाभ्यास किया हुआ है हमारी स्मृति में, जो जो पहले व्याख्या है उसको थोड़ा सा जोड़ देंगे ना, तो ये विषय व्यवस्थित हो जाएगा। जी भैया। हाँ। बिना दीदी जी। भैया जी जय जैन। भैया जी जय एक जन। तो मुझे मुझे भैया जी, जो जैसे हमें याद है आश्रम के 57 भेद हैं। हमें हम्म। इस टाइम तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करने का कि 57 इसके 4 भेद हैं करने में। हम तो एकदम से 57 ही लिख देंगे, क्योंकि शुरू से 57 ही करते हुए आ रहे, 57 ही करते हुए आ रहे। ये तो बड़ा कठिन क्लिष्ट विषय हो गया हम लोगों के लिए। और 57 एक कम है भैया, कि 4 कम है? नहीं 4 तो याद नहीं होने के ना, कम तो हैं। अब तो याद हो कैसे? जाएंगे, उस टाइम दिमाग में नहीं आएंगे पेपर देते टाइम। अब याद हो जाएंगे, रट्टा मार लेंगे, खूब याद हो जाएंगे। पर उस टाइम तो दिमाग में हथौड़ा एकदम ये लगेगा 57 भी। ये हाँ। हमारा गलत होगा ऐसे क्वेश्चन चित्र में। ऐसे प्रश्नों के लिए मैं बता दूं, यदि मान लो आपने पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न का उत्तर लिखा है और हम्म, पूर्व के अनुसार वो सही है,
तो पूर्ण 0 मार्क तो आपको वहां नहीं किए जाएंगे, कुछ मार्क वहां पे अवश्य दिए जाएंगे। मतलब लेकिन एक जब में आधा बात नंबर मिलेगा। तो लेकिन बात जब टॉपर की होगी, तो जो विषय जहां का है वहीं लिखने के बाद ही वही। आपको टॉपर में फिर उनको ही लिया जाएगा कि जो विषय है। हाँ, अरे एक भैया जी, मुझे अन्योन्य भ्रत राशि बिल्कुल समझ में नहीं आई। मतलब उसको 6 बार अभी छोड़ गुना दो, उसको करके। कुछ नहीं, उसको कुछ मत नहीं करो। ये चार्ट मैं आपको भेजूंगा, फिर वो प्रश्न समझ लेना, नहीं भी आए तो उसमें कोई दिक्कत मत करो, और एक ठीक है भैया ना। ये 100 घटाना नहीं समझ में आया, मेरे जो 63 है मैं ना क्या ये। कह रहा हूँ, वो एक बार चार्ट आप मैं भेजूंगा, एक बार उस चार्ट को पढ़ो, निधि दीदी ने जो बनाया है ना, और फिर वो अच्छा प्रश्न अच्छा। पढ़ो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। भैया जी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा इस टाइम, अरे बिल्कुल ऐसे भी। आप सब लोग बोलेंगे, निगेटिव मत बोला करो, पॉजिटिव बोलो सब लोग। अब देखो, मेहनत तो करनी है। नहीं, अब मेहनत तो एकदम से करी है। हमें केवल ज्ञान के बराबर तो ज्ञान नहीं होने वाला है ना, कठिन तो जाएगा। नहीं भैया, आपको तो आप तो बहुत समझना है, कठिन मुझे समझाने में कितना कठिन जाता होगा, अब मेरा भी तो भैया सोचो। ये तो। लेकिन मैं यदि ये कहूँ कि चलो ये विषय बहुत कठिन है, मैं नहीं समझाऊंगा, फिर कैसे काम नहीं होगा। नहीं, आपकी तो मेहनत तो खैर बहुत करनी है, मेहनत भी करनी है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है मेहनत। ना। हाँ हाँ ठीक है, मेहनत तो खैर हम पूरी करेंगे, पर भैया जी हम्म। दिमाग नहीं ठीक चल ठीक रहा ठीक, नहीं बिल्कुल। नहीं, दिमाग भी चलेगा। लक्ष्मी दीदी जी बोलो। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। एक में मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 4-5 क्वेश्चन है मेरे पास में। तो तो व्हाट्सअप पहले व्हाट्सअप करो दीदी, इतना टाइम नहीं, देखो प्रश्न बहुत नहीं, सारे होंगे। भैया जी फटाफट है वो व्हाट्सएप से मतलब जैसे ये क्वेश्चन था, समर्थ कारण किसे कहते हैं, है ना। हाँ, तो जिससे ये वाली लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। तो समर्थ मतलब कोई भी चीज मतलब एबल है किसी कारण को, बस मतलब बस किसी बस, कार्य को एबल करने के लिए। एबल है तो समर्थ है, हाँ। तो मतलब समर्थ का जिसके होने से कार्य होगा, मतलब समर्थ बस एक कार्य बात में हो होगा। गया ना, आपने बोल दिया एबल है समर्थ है, बस बराबर बोल रहे आप। तो वहां पे हम यो थोड़ी लिखेंगे एबल है, पर वो मैं मेरी स्टाइल से समझ रही हूँ, पर तो आप प्रॉपर वहां पे ये अर्थ लगा देना ना कि समर्थ कारण मतलब जो अपने कार्य को करने में समर्थ है। अच्छा, असमर्थ कार्य को कारण जो करने में कार्य में करने में असमर्थ है, वो असमर्थ योग्य कारण। योग्य और अयोग्यता की बात करते मिट्टी हैं। से घड़ा बनेगा, पत्थर से तो हम्म, घड़ा नहीं बन सकता ना, तो घड़ा असमर्थ कारण हुआ, असमर्थ ठीक उपादान है। कारण हो गया, क्या बोलते, पत्थर। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक। और एक चीज और भैया जी, जैसे ना, हम्म अब यूं समझ में आया मुझे कि द्रव्य बंध के निमित्त कारण अथवा भाव बंध के उपादान कारण को भावाश्रय कहते हैं। तो हम्म। निमित्त कारण जैसे भावबंध चेतना है ना, कोई भी हम्म। कर्म है, उसी को ही मानेंगे ना। भावबंध के उपादान कारण को भावाश्रय कहते हैं। ये लाइन मेरे को थोड़ी सी बहुत समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके देखो से देखो, उपादान को द्रव्य, उपादान सुनो को ना, आना ये। द्रव्य बंध में निमित्त कारण क्या है? जीव के राग द्वेष रूप परिणाम। वो ऊपर भावबंध में भी आ रहा है ना भैया जी। मेरी बात तो सुनो ना, पहले द्रव्य की समझो। द्रव्य हाँ। बंध में निमित्त कारण क्या है? राग द्वेष रूप परिणाम। हम्म और उन्हीं राग द्वेष परिणामों से कर्म बन रहे हैं। तो वो हम्म। वही राग द्वेष परिणाम भाव बंध में उपादान कारण है, द्रव्य में निमित्त कारण है। इसमें इतना क्या मतलब, ऐसा घूमने की बात तो कोई नहीं, सीधी अच्छा सीधी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी। हाँ, वो थोड़ी सी लाइन ये चलेगा। पकड़ ली मैंने। ठीक ठीक ठीक, एक ठीक। बार इसको बोलो, क्या मैं लिख देती हूँ। द्रव्य रिपीट कर। बंध में निमित्त कारण आत्मा के राग द्वेष परिणाम, हम्म। और वही राग द्वेष परिणाम कर्म बंध में उपादान कारण है भाव बंध में। क्योंकि राग द्वेष परिणाम से तो भाव बंध हो रहा है, और भाव बंध से द्रव्य बंध होगा। ठीक है। हाँ, ये लाइन समझ में आई। जी। पूर्णिमा दीदी बोलो। जय चिनेन्द्र भैया जी। जी। भैया जी, जैसे ऋजुमती उपसमक और छपक दोनों श्रेणी चढ़ता है, तो हाँ, विपुलमती क्या करता है? विपुल छपक मति तो चढ़ता है केवल ज्ञान प्राप्त होता है सीधा, शपक करके। तो नहीं, तो उसमें जैसे विपुलमती उपसमक छपक श्रेणी चढ़ता है तो गलत है। रुजुमति जो है ना, सिर्फ उपशम श्रेणी चढ़ता है, क्षपक श्रेणी नहीं। नहीं, दोनों लिखा भैया जी इसमें। तो आप गलत ऋजुमती करो ना वाला उसको, मैं वो तो कह रहा हूँ ना कि नहीं, रुजुमति वाला। किताब में लिखा है ऋजुमती वाला उपसमक तथा छपक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता है। तो यद्यपि छपक की अपेक्षा ऋजुमती वाले का पता नहीं होता, तो वो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो देखो, जो विपुलमति मनःपर्य ज्ञान है उन जीवों का कल्याण निश्चित है। अब रुजुमति मनःपर्य ज्ञान किसी को हो गया और उसने क्षपक श्रेणी चढ़ी, तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। तो रुजुमति वाला होगा ये निश्चित नहीं, लेकिन हो सकता है। लेकिन विपुलमति वाला होगा ही होगा।
नहीं तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि विपुलमती उपसमक और छपक श्रेणी चढ़ता है, तो वो सही है या गलत है, क्या करें उसको? उसको सही करो आप। विपुलमती भी छपक उपसमक श्रेणी चढ़ेगा? देखो, रुजुमती ज्ञान के साथ नहीं चढ़ेगा वो, लेकिन रुजुमती वाला चढ़ सकता है, पहले उनको हो गया तो उसके साथ। बाकी विपुलमती वाला तो नियम से क्षपक श्रेणी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, ठीक। जय। भारती दीदी जी कन्नड़। भारती दीदी जी बोलो। जय जी। अनम्यूट करो दीदी। हाँ बोलो बोलो। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, मुझे जय ये जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बोलो हाँ, बोलो। गुणस्थान, मार्गणा और जीव समास इसका समझ में नहीं आ रहा, तो अभी पहले गुणस्थान से और मार्गणा से है क्या? अपना ज्ञान देखो, ये इंद्र, जो ज्ञान अंतर्भाव मार्गणा। अधिकार है ना, हाँ। अंतर्भाव अधिकार में सिर्फ घटित करके बताया है कि प्रत्येक कौन कौन से इसमें घटित होगी। तो आप उसको हम्म, एकदम पिछले साल के जैसा बड़ा सिलेबस मत समझना कि उसमें हाँ गुणस्थान जीव हाँ समास पूरा है। जो जो विषय उसमें दिया है बस उतना उतना आपको याद करना है गाथा के अनुसार। ये हाँ हाँ। मार्गना यहाँ, ये इसमें ये गुणस्थान होगा, इसमें ये जीव समास होगा, बस इतना सा उसमें, इतना हाँ। सब उलझो मत आप। हम्म। तो ठीक है। यानी पहले मार्गणा से नहीं आएगा, इंद्रिय मार्गणा से या ज्ञान देखो, मार्गणा? इसके प्रश्न सिर्फ अंतर्भाव अधिकार के अनुसार बनेंगे, बस इतना हाँ मैं कह हाँ सकता हूँ। हाँ पहले हाँ, वाला, ठीक पिछले है। साल वाला विषय कुछ नहीं आएगा। नहीं क्या? हाँ, ठीक है ना। ठीक है हाँ। हाँ। राज रानी जी जैन बोलो। जय हिंद भैया जी। जी। भैया जी आज का विषय तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना, एक बार आप पढ़ लेना पुनः फिर पूछना। और भैया जी एक ये था हरिवंश पुराण में दिया है कि देखो, हरिवंश आदिनाथ पुराण का है ना, सुनो, मैंने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं अब उसको मत पूछो, अब मैं खुद कंफ्यूज हो नहीं जाता हूँ फिर भैया बाद जी में। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आप सुनो तो सही। उसमें दिया हाँ। है कि आदिनाथ भगवान का वर्णन कौन से पुराण में है, उसमें दोनों दिए, हरिवंश पुराण भी आदिनाथ भी, और दोनों में वर्णन है, तो कौन सा लिखना पड़ेगा? हरिवंश पुराण क्या? में भी दिया है आदिनाथ भगवान का, हाँ। देखो, और वो आदिनाथ प्रश्न पुराण में हरिवंश तो पुराण से नहीं है, वो प्रश्न है। है सुधा सागर जिनवानी से। ठीक है ना, भैया जी वो आपको प्रश्न आया है सुधा सागर जिनवानी में, और सुधा सागर महाराज जी के प्रवचन में वो बात आई हुई है, वो एक बार आप देख लेना, उसको हरिवंश पुराण में मत खोजो आप। हरिवंश पुराण में है भैया जी, हमने पढ़ा है, लेकिन वो प्रश्न देखो, महाराज जी का प्रवचन जहां से है ना, उसका उत्तर वहां से लिखना पड़ेगा ना आपको। अच्छा भैया जी। वो सुधा सागर जिनवानी से प्रश्न है, उसमें आपको देखो वो कहाँ पर है करके। ठीक, थैंक यू भैया जी। अर्चना दीदी जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ। भैया जी जैसे लेस्या वाले अधिकार में जल कायिक, तेज कायिक का दिया है, अन्न अन्न और पृथ्वी कायिक और वनस्पति कायिक का क्यों नहीं दिया है? क्या? जैसे जल कायिक का शुक्ल वर्ण होता है, तेज कायिक का पीत वर्ण होता है, तो नहीं, बाकी पृथ्वी। का दिया है ना, बाकी बाकी का सामान्य से दिया है ना, पृथ्वी आदि का भी वर्णन उसमें आया है। पृथ्वी आदि का भी वर्णन आया है, ये इनका विशेष रूप से दिया है, और बाकी का भी एक लाइन में ही, उस एक गाथा के दूसरे लाइन में तीनों का भी अर्थ आया है, उसमें आप देख लो जरा, वह है दीदी वर्णन। वनस्पति कायिक का भी नहीं दिखा। बिल्कुल है, सबका वर्णन है, एक बार आप उसमें देखोगे ना तो सबका वर्णन आया हुआ है, और बताया भती क्लास में, उसी दिन बताया था वो विषय। एक बार आप देख लेना, जो वहां से आप पढ़ रहे हैं वहां पे आगे पीछे एक दो गाथाएं देख लेना, वर्णन है आया हुआ। जी भैया। और जी सबको ये ठीक। निवेदन है, जो गोमटसार जीवकांड आपके पास आई हुई है, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ से ही गाथा, इसके शब्द मतलब अर्थ और भावार्थ, इससे ही प्रश्नोत्तर बनेंगे। तो ये आप ध्यान से पढ़ना। और ये ग्रंथ पढ़ने के लिए आप सहायता ले सकते हो निधि दीदी के नोट्स के, विमला दीदी के नोट्स के, और भी बहुत सारे दीदियों ने नोट्स बनाए हैं, वो सभी के नोट्स है, अब सभी के नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारों ने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं। जैसे एक दिन, एक सेकंड, देखो, नीलम भाभी जी है, विमला भाभी जी, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। ये सब आए हैं मेरे पास, नीलम दीदी, विमला दीदी, मंगला दीदी के हैं,
तो ये सारे जो नोट्स है ये सभी ने अच्छे बनाए हैं, लेकिन मूल ये ग्रंथ है हमारा, ठीक है ना, जो आपके पास आया है। इसके अलावा मतलब ये जो हमारे आदरणीय पंडित साहब जी का है, रतन चंद जी मुख्तार साहब का, इस ग्रंथ से नहीं पूछेंगे क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में दिया हुआ है। या फिर कर्नाटक की जो टीका है उस ग्रंथ से भी नहीं पूछेंगे, आपको पूछा जाएगा मूल ग्रंथ से। इसलिए बिल्कुल आप ऐसा मत लेना टेंशन, जो ये गाथा अर्थ है इसमें से आप पूछना, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो गाथा अर्थ और भावार्थ बहुत अच्छे से अध्ययन करो, रिवीजन करते हुए चलो, सब विषय हो जाएगा। ठीक है दीदी, अर्चना दीदी। जी 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 भैया जी। हाँ। स्तुति दीदी जी जैन। भैया जय जिनेन्द्र। भैया, जय जिनेन्द्र। जो संयम के भेद लिखेंगे हम तो 5 भेद लिखेंगे, और वो जो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम है वो क्या सामान्य से है और ये विशेष से है 5 भेद? नहीं देखो, गाथा के अनुसार आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। तो पहली गाथा में जो दिए है ना, वो सबको एक साथ लेके आप वर्णन करो गोमट सार के अनुसार। वैसे तो गोमट सार संयम, भी तो भैया। सम्यक यमो व संयम लिखेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क मिलेंगे, लेकिन वो गोमट सार के अनुसार तो नहीं हुआ। तो इसमें दो दोनों गाथाओं में नहीं, संयम गोमट का इसी वर्णन में किया इसी है। में ही है। हाँ, तो दोनों नहीं, गाथाओं के अनुसार आप वर्णन लिखो दीदी। दोनों लिख दें। हाँ और भैया मुझे एक चीज और, कि हमारा जो आलापाधिकार है ना, इसमें जब मनुष्य गति का वर्णन किया है तो इन्होंने कहा है कि 3 मनुष्यों के 14 गुण स्थान होते हैं। 4 भेद है, सामान्य, पर्याप्त, योनिमति, अपर्याप्त। अपर्याप्त का तो एक मिथ्या दृष्टि ही होगा, पहले ही गुण स्थान होगा। हम्म और योनिमति के भी 14 गुण स्थान कैसे हो सकते हैं? भाव से योनिमति। अच्छा। द्रव्य और से तो पुल्लिंग रहेंगे वो, भाव से। ठीक है भैया, धन्यवाद। विवो 1906 लिखा है, अनम्यूट कीजिए। पायल दीदी जी बोलो आप। भैया जी। भैया जय जी, जने। ये मैं जैसे आपने अभी द्रव्य आश्रम के विषय में बताया थोड़ा बहुत सरल करके, वैसे हम चाहते हैं कि इसको और भी क्वेश्चन थोड़ा मतलब आप सरल करके समझा दे तो ज्यादा समझ में अच्छे से आ जाएगा और ये समझ में नहीं देखो बाहर ही ऐसे नहीं, दिमाग से। सरल करने से क्या होगा, जो मतलब हम पंडित जी साहब की बातों को लेना चाह रहे हैं, तो हम हाँ, मतलब जिस जिस मकसद से गुरुदेव ने सिलेबस में इसको रखा है, तो उन बातों को हम इग्नोर कर देंगे ना फिर। नहीं इग्नोर तो नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या है कि नहीं, इनको शब्दों में क्या ही इसके पकड़ में नहीं आ इसके रहे हमें तो। संबंध में मेरा आप सभी से निवेदन, आप मूल व्याख्या याद करो। नहीं कर सकते हो तो मूल कंटेंट चेंज ना होते हुए आप थोड़ा बनाओ। यदि मैं सही में सबका बना के आसान दे दूंगा ना, तो आप मूल ग्रंथों को बाजू में कर देंगे। मेरी बात को समझो। हाँ हाँ, वो सही है आपकी बात, पर हाँ, भैया जी इनके शब्द ही पकड़ में नहीं आ रही हमारे तो नहीं नहीं, जैसे आप उस बोलो, आप बोलो कौन सा प्रश्न जैसे है। अभी 117 417 वाला है, भाव बंध का उपादान कारण क्या है? भाव बंध के विवक्षित समय में अनंतर पूर्व देखो, क्षणवर्ती योग कछाय। भाव बंध के विवक्षित समय से अनंतर, मतलब भाव बंध जिस समय हो रहा है, मतलब जिस समय कर्म हमारे बन रहे हैं, हाँ अनंतर पूर्व, उससे पहले वाले क्षण में जो हमारे मन वचन काय के कषाय रूप आत्मा के भाव होंगे, वो आत्मा की हाँ पर्यायी भाव बंध का उपादान कारण है। मतलब अभी जैसे 10:01 पे जो कर्म बंद हो रहा है, तो 10:01 को जैसे 2 सेकंड कम है, जैसे 58 सेकंड, तो 58 सेकंड के जो हमारे परिणाम होंगे, वही परिणाम जो है तो अगले भाव बंध में उपादान बनेंगे, क्योंकि वो परिणाम बिगड़े इसलिए वो कर्म बंध है। अच्छा अच्छा। तो यही तो हम चाहते हैं भैया जी, ऐसे समझाइए तो थोड़ा नहीं सा देखो, मेरी वापस से बात लेने के वैसा लिए। वैसा मैं समझाते हुए वैसा ही समझा, एक बार आप उसको देख लो, सुन लो, लेकिन प्रत्येक हाँ, की व्याख्या आप आसान करके बोलेंगे तो वो नहीं चल सकता ना। प्रत्येक की व्याख्या आसान तो नहीं होगी, लेकिन ये शब्द भी लेकिन हमारे आप तो एक बार मुंह पे वीडियो पड़ेंगे। तो समझो, देखो ये विषय नया था इसलिए कठिन लगा, कल आपको ये बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। एक बार आप इसको पढ़ेंगे स्वयं तो, जैसे जयश्री अच्छा दीदी अच्छा। की क्लास क्या करती है, जो प्रश्न आज होने वाले इसको पहले पढ़ लेते हैं, एक दो हाँ बार वो हाँ पढ़ते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आया, फिर वो क्लास में उसको सुनते हैं, और फिर समझ हाँ। में नहीं आया तो फिर वो प्रश्न बनाते हैं। तो ऐसा आप भी कीजिए, ठीक है। वो तो क्या है भैया जी, वो लोग तो 5 6 जनी बैठती है तो वो एक नहीं तो खोल आप आता तो भी दूसरी बैठो, समझाती सब है लोग बैठो, हमारे ठीक है पास ना। कोई है नहीं ऐसे अच्छा अरे भैया जी, घर में एक सब संयम लोग के है बारे घर में, के।
संयम के बारे में तो 5 संयम तो वो बताया था ना, ये कि सामायिक सामायिक संयम, ये भी तो संयम ही है ना, सामायिक देखो दोनों प्रकार की परिवार व्याख्या विशुद्धि। लिखनी, पहली और दूसरी गाथा में जो वर्णन आया है ना संयम में, दोनों आपको संयम की व्याख्या में लिखने पड़ेंगे। अच्छा, वो परिवार विशुद्धि वगैरह भी। हाँ, दूसरी गाथा में उसका भी वर्णन है ना, तो दोनों आपको लेना है। अच्छा, बड़ा रूप में आए तो दोनों लेना है। हाँ, उसमें क्या है, जो देखो संयम की व्याख्या उन्होंने दी है ग्रंथ के अनुसार, तो दोनों हमको लिखनी है। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसमें से एक लिखी तो भी मार्क मिलेंगे, अभी भी मैं बोल रहा हाँ हूँ। लेकिन जब हाँ। टॉपर फर्स्ट सेकंड निकालने का समय आएगा, तब वहां देखा जाएगा कि विशेष रूप से कैसे इन्होंने लिया है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, छोटे रूप में आते, तो वो क्वेश्चन में जगह भी इतनी ही देते ना, छोटा तो फिर हिसाब ही आप करते उसको हो। बिंदास वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है भैया जी, थैंक यू। और थोड़ा और समझाइए ना कल इसको। बिल्कुल बिल्कुल। नीलम दीदी जी बोलो। हाँ, Vivo 1906 बोलो जय आप। जगन भैया जी। एक मिनट, हाँ नीलम दीदी, अब बोलो बोलो जल्दी से। Vivo 1906 अनम्यूट किया है आपने, बोलो। नीलम दीदी बोलो आप। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी, जिनेन्द्र। अभी जो दीदी बोल रहे थे ना, पृथ्वी काय वनस्पति काय का क्यों नहीं दिया, तो हाँ हाँ उसमें तो छह एशिया है ना, पृथ्वी काय और वनस्पति काय के हिसाब से, क्योंकि इन हाँ, नहीं प्राय लेकिन सभी के। भावार्थ में उनका भी वर्णन आया हुआ है। हाँ, तो छह एशिया के हिसाब से रहेगा, क्योंकि पृथ्वी काय अलग अलग कलर की होती है, हाँ हाँ, छह वनस्पति के काय भी अनुसार अलग रहेगा ना, अलग वो ये कलर। कह रहे कि उनका वर्णन ही नहीं है, तो उनको मैंने वही कहा वर्णन है उसमें करके। हाँ, और भैया जी, थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक है सरल ना। भाषा में कर दीजिए हम्म। ना। और दूसरा ये बोल रही कि आपने आज पेपर का आंसर बोले थे, तो वो भी नहीं आया। हाँ हाँ, अभी मैं भेजता हूँ उसको और तुरंत। वो जो दीदी ने देखो बोला था मेरे पास विपुल। जो है ना, जब जब तक वो, सुनो ना, जब तक किरण भैया मेरे पास नहीं भेजते ना, मैं कैसे भेजूं, मेरे पास बना हुआ है, लेकिन मेरे पास बना है वर्ड फाइल में, मैंने उनको बना के उसको भेजा था, वो मुझे भेजने वाले थे, अभी तक वहां से आया नहीं, तो कैसे उसको भेजूं। मैं फिर भी उनको एक बार फोन करता हूँ अभी। ठीक है ना। ठीक है ना। और भैया जी, वो विपुल मत्ती वाला हम्म उपसम चपक श्रेणी का दिया था, तो जब वो उपसम हम्म। श्रेणी तो चढ़ते ही नहीं है, तो गलत ही आएगा ना। उपसम चपक श्रेणी तो ऋजुमती वाला ही का है। नहीं नहीं नहीं, रुजुमती वाला कह रहे हो कि वो उपशम और क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो क्या करे, रुजुमती वाला। नहीं विपुलमती नहीं वाला तो भैया उनको जी, बोला इसमें ना, क्षपक आंसर। श्रेणी चढ़ के वो सीधा मोक्ष करेगा। नहीं, तो अपने इसमें जो पेपर में आया ना, ऋजुमती वाला उपसम और चपक श्रेणी दोनों चढ़ता है क्या। हाँ, नहीं में तो गलत आएगा ना हम्म। वो, क्योंकि हाँ, विपुलमती वाला तो चढ़ेगा ही नहीं ना उपसम श्रेणी, विपुल चपक की ने श्रेणी चढ़ेगा। रुजुमती आया है कि विपुलमती का आया है। विपुलमती का आया भैया जी, नहीं, विपुलमती का विपुलमती है। का तो होगा ही नहीं ना, उन्होंने रुजुमती का प्रश्न पूछा है। अच्छा, ठीक है भैया जी, थोड़ा ये हाँ, करके फिर थोड़ा सुधासागर महाराज ठीक का ठीक जो ठीक, थोड़ा और सुधाता। प्रयास करेंगे। हाँ, प्रीति दीदी जी जैन छिंदवाड़ा बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी एक बार निषेधार जय और चय जिनेन्द्र। समझा दीजिए। निषेधार और चय की परिभाषा एक बार। देखो, चय 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 मतलब होता है, चय मतलब होता है एक निश्चित संख्या करना। तो जितने भी हमारी संख्याएं पकड़ी हुई है, उनको जैसे एक संख्या को पकड़ते हुए आगे आगे बढ़ना, जैसे 32 पकड़ी, तो 32 को ही एक संख्या पकड़ के उसको गुणहानि 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 32 32 से कम करेंगे। और यदि बढ़ानी है तो 32 32 को ही आगे बढ़ाते चलेंगे, तो उस संख्या को चय कहा जाता है। कि यहाँ पे चय क्या है, तो जैसे उसमें लिखा है ना, 32 से कम, 16 से कम, 4 से कम, 2 से कम, 1 से कम, तो वहां पे चय क्या है, वहां पे चय है 32। संख्या, और निश्चित संख्या। निषेधार मतलब क्या दिया, निषेकों की संख्या को गुणित करना है, वही निषेकार है। तो वहां पे इन्होंने देखो एक शब्द प्रयोग किया है, निषेखार। एक सेकंड। ये 99 क्वेश्चन नंबर। हाँ, गुण हानि आयाम से दूने परिणाम, तो जितने गुण हानि आयाम है उससे दुगना। तो गुण हानि आयाम हमने कितने लिए थे, 8, उससे दुगना निषेखार है। अच्छा अच्छा। दीदी, ठीक है। ओके ठीक। मनीषा कुमार जी जैन, हाँ भैया जी, बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय जी, ये जैन। मिथ्यात्व साधन पुरुष वेद की उदय संयुक्त असंयत तथा कपाट समुद्घात करने वाले
संयुक्त केवली 4 स्थानों में औदारिक मिश्र काय होता है। तो ये पुरुष वेद के उदयी संयुक्त से हाँ क्या मतलब हुआ यहाँ? देखो, ये जो जी मतलब संयोग केवली अवस्था है वो किनकी होगी? पुरुष वेद वालों की होगी ना। 13वें गुण स्थान में। हाँ, इसलिए वो ऐसा हाँ, लिखा है। तो ये औदारिक मिश्र का योग के बता रहे हैं, तो इसमें औदारिक मिश्र का योग कैसे ऐड हो? औदारिक देखो, जी, ये लाइन पढ़ो फिर से एक बार आप। मिथ्यात्व सासाधन पुरुष वेद के उदय संयुक्त असंयत तथा कपाट समुद्घात करने वाले संयुक्त केवली, इन 4 स्थानों में ही औदारिक मिश्र का योग होता है। तो यहाँ पुरुष वेद के उदय संयुक्त से क्या मतलब हुआ? वो संयोग केवली के लिए लगाना आप। और आहारक मिश्र शब्द तो नहीं है उसमें। नहीं भैया जी, औदारिक मिश्र का योग। हाँ ठीक है ना, तो वो पुरुष वेद जो है वो संयोग केवली के लिए है। इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि सम्यक्त के कारण जो मरण को प्राप्त होते हैं वो पुरुष वेद में ही उत्पन्न होंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ? नहीं, लेकिन संयोग नहीं 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 नहीं, देखो वो तो मिथ्या तो सासाधन की बात कर रहे हैं ना, वो बात अलग। संयोग केवली जो होंगे वो पुरुष वेद वाले होंगे ना, द्रव्य से, हाँ। उस हिसाब से। अच्छा ठीक है भैया जी। जयश्री दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया, ओम हरम नमः जी भैया। अभी जी जो जी दीदी ने बोलिए। प्रश्न किया था कि संयम की भेद लिखना है तो कौन सी लिखेंगे, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम भी लिखना है या वो 5 संयम लिखना है? तो हमारा प्रश्न ये है कि 5 संयम तो लिखना ही है, लेकिन 5 संयम के बाद प्राणी संयम, इंद्रिय संयम इसलिए नहीं लिखना होगा। यदि असंयम को हम समझाएंगे तो उसमें हमें बताना होगा कि ये इनसे, इस वाले संयम से रहते, इनकी रक्षा नहीं करते हैं तो होगा। लेकिन जो 5 संयम का तो गुणस्थान 6वें से शुरू होता है, तो वो तो ऑलरेडी इनसे तो वैसे ही वो संयमित है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम से। गाथा नंबर 478। देखो तो हमको क्या करना है, संयम मार्गना का विषय जहां पर आया, 478 गाथा नंबर। नहीं शुरुआत तो कहाँ से हुई? हाँ, शुरुआत हुई है संयम मार्गना में 465। अहिंसा, अहिंसा, आचौर्य, सत्यशील, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का धारण करना, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण, उत्सर्ग, इन 5 समितियों का पालना, क्रोधादि 4 प्रकार के कषायों का निग्रह करना, और मन वचन काय रूप दंड का त्याग, इन 5 इंद्रियों के जय, इसको संयम कहते हैं। इसलिए हाँ संयम के 5 भेद है। ठीक है, हाँ ये बात आपको पहले ही लेनी पड़ेगी। और उसके हाँ, बाद जो पहली है लेनी पड़ेगी। हाँ, तो इसी को लिखना होगा, वो नहीं लिखना होगा कि प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, क्योंकि हमने जब उसके बाद ये मैंने तो उनको क्या बोला कि जो संयम की व्याख्या पहले 2-3 गाथाओं में दी है वो आपको लिखना पड़ेगा। इंद्रिय हाँ संयम, प्राणी हाँ, संयम की बात मत करो आप, वो गाथाओं की वो बात तो सीधी सी। हाँ, ठीक यदि है, भी भैया हम असंयम को समझा रहे हैं, असंयम की परिभाषा यदि गलत तब संयम उसमें आए। मार्गना की बात करेंगे, संयम मार्गना की, तो सारी बात लेनी पड़ेगी फिर। हाँ, तो सारी लेकिन बात आएगी, संयम की यही बात रहेगा ना आएगी तो फिर क्लियर। जो संयम है वही लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ भैया, यही। अचला दीदी, टैप A9 लिखा है, बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, मना पर यह ज्ञान का जो आप प्रश्न पत्र भेजा था आपने, उसकी आंसर शीट नहीं भेजी अभी? भेजी थी ना। मना पर यह ज्ञान की नहीं मिली, हाँ अवधि ज्ञान भेजिए की। भेजिए। अवधि ज्ञान के बाद मना पर्याय ज्ञान की पूर्णिमा दीदी की भेजी थी। हमारे पास तक नहीं आई भैया जी अभी तक। एक हाँ, बार देख एक। लेना दीदी। ठीक है। जी भैया जी। हाँ हाँ, इतना कर लेते हैं। बोधि, समाधि, परिणाम, विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शोषो की सिद्धि, चिंता मनिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी।